हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इससे पहले मैंने मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी एंड आज से मैं साइंस की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। एंड यहाँ से अब साइंस की भी सारी वीडियोस अपलोड होंगी 10th क्लास और 9th क्लास की, इवन 11 to 12 की भी। तो जिन बच्चों को ये वीडियोस मिल रही है बेटा फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपको जो वीडियोज़ मिलने वाली है वो बेस्ट होने वाली है। ठीक है, मतलब आपको समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो देखो। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो फटाफट एक बार पूरी वीडियो देखते हैं, समझते हैं कि आया या नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप बेशक स्किप कर दें इस वीडियो को, बट अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें बच्चों। और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखो बेटा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अगर हमने एक सब्सटेंस है हमारे पास और एक सब्सटेंस से हम कोई दूसरा सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है, और उस दूसरे सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है पहले वाले से टोटली डिफरेंट है, तब हम कहते हैं कि जो रिएक्शन है वो केमिकल है। अदरवाइज अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज नहीं हो रहा है, जैसे एक सब्सटेंस है उससे हमने दूसरा सब्सटेंस बनाया, अब जब हमने दूसरा सब्सटेंस बनाया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस नहीं आए, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं था, वो फिजिकल रिएक्शन था। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस नहीं आते तो फिजिकल चेंज, अगर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है बेटा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना, तो अगर इसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। मतलब पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी और दूसरे वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो बना है रिएक्शन के बाद, उन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है टोटली डिफरेंट होगी आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो यही केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है मैंने। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, है ना बच्चों। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, है ना। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ कैंडल है, बर्निंग ऑफ पेपर है। मतलब एक बार ये, और केमिकल रिएक्शन में ना एक सब्सटेंस से जब दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है ना बेटा, तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। केमिकली ही रिवर्स कर सकते हैं और सभी चीज़ों को रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं या फिर कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जिनको आप रिवर्स कर सकते हो। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। फाइन, तो इनमें से ये, जैसे आपका बर्निंग ऑफ कोल इरिवर्सिबल है, बर्निंग ऑफ कैंडल इरिवर्सिबल है, सेटिंग अ मिल्क इनटू कॉटेज चीज, घी, इन सभी में चेंज कर दो, ये भी कैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन से, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। बट आप रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करो, जैसे वाटर है बेटा, अगर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली, लेकिन अगर मैं इन दोनों गैसेस को वापस कंबाइन भी कर दूं बेटा तो हमें वाटर मिल जाएगा। मतलब ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें आपको जो प्रोडक्ट मिला उससे वापस आप रिएक्टेंट बना सको, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल जिसमें एक बार प्रोडक्ट मिल गया आप वापस रिएक्टेंट में नहीं चेंज कर सकते, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। फाइन, अच्छा, तो मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए भी यहाँ अच्छे नोट्स बना दिए हैं। आप एक बार पढ़ोगे बेटा आपको आ जाएगा। जो मैं समझा रहा हूँ आप उसको समझो और एक बार इसको रीड करो। अगर आप इसको एक बार रीड करते हो आपको आ जाएगा। फाइन, ओके, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं बेटा, ये वाले नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से फटाफट डाउनलोड भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ देखो, इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है बेटा। जो पुराने वाले सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उससे नए वाले से टोटली डिफरेंट होती है, बिल्कुल बिल्कुल नया होता है ना। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पुराने वाले से, ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। सो इन ए केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। अच्छा, ये तो मैं बता चुका हूँ सारा। कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। वो क्या क्या ऑब्जर्व किए जा सकते हैं जिनको आप देखकर बता सकते हो यस केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो बेटा है आपका केमिकल सब्सटेंस, अगर स्टेट बदल रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो बेटा, ठीक है, अगर गैस निकल रही हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यस, ठीक है, ये एक चीज़ मैंने हिंदी में लिख दी। अच्छा, केमिकल इक्वेशन लिखा है मैंने बेटा। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उसके सिंबल्स के फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, हम केमिकल इक्वेशन को सिंबल्स की फॉर्म में क्यों लिखते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात तो सिंबल्स में लिखने से वो कोइंसाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है। दूसरी बात बेटा, मोर इन्फॉर्मेटिव होता है। मोर इन्फॉर्मेटिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, जैसे जिंक है, जिंक हमारा यहाँ पे सॉलिड होता है क्योंकि ये मेटल है। H2SO4 ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब ये एसिड है बट ये एक्वस। अच्छा, एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब एनीथिंग इन द वाटर,
कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसलिए हम एक्वस लगा। एक्वस का मतलब होता है वाटर के अंदर वो चीज़ डिजॉल्व है, यानी H2SO4 किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, या ये कह लो कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है और ये हमारी गैस स्टेट में। तो आप देख रहे हो, एक तो सबसे पहली बात सिंबल्स की फॉर्म में लिखने से छोटा हो गया, दूसरी बात ये साथ में मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बता रहे कि ये जिंक का सॉलिड स्टेट में, ये एक्वा सॉल्यूशन है, ये एक्वा सॉल्यूशन है, ये गैसेस के स्टेट में, तो हमें उसके स्टेट भी पता चल जाता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी पता चल जाता है, अगर मैं ये एरो लगा दूँ कि गैस निकल रही है बाहर की तरफ, है ना, तो ये भी पता चल जाता है। अच्छा, जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, जैसे मैंने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला, रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो रिएक्शन किन दो सब्सटेंस की वजह से स्टार्ट हुए, यहाँ पे जो दो सब्सटेंस है वो जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्योंकि इन दोनों की वजह से रिएक्शन स्टार्ट हुई इसलिए इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है बेटा उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो व्हाट इज रिएक्टेंट? Substance or element which participate in the reaction, which participate in the reaction is called reactant. And what are product? Product is a substance or element which form after reaction, जो reaction के बाद बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, हिंदी में इसको बेटा हम अभिकारक और उत्पाद बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप एक बार इसको पढ़कर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे अभिकारक में एक डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आसान हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो भाग लेते हैं, उनको हम अभिकारक बोलते हैं। तो जो चीज़ मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ एग्जैक्टली मैंने उसको हिंदी में लिखा है, तो आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है बच्चों, एक बार देखो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्शन के बाद बनता है उनको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हम रिप्रेजेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। मैं आपको बता चुका हूँ केमिकल इक्वेशन क्या होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। व्हाई वी राइट केमिकल इक्वेशन? बिकॉज इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन कोइंसाइज। बट एक तो ये कोइंसाइज करता है और ये मोर इन्फॉर्मेटिव होता है। एक तो सबसे पहली बात, इसको छोटा करके लिख सकते हैं, हाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, दैट्स ऑल। तो यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब केमिकल इक्वेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर दोज इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट आर सेम। ऐसे रिएक्शंस बेटा जिसमें रिएक्टेंट के अंदर जितने एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट के अंदर अगर एटम्स हैं तो हम बोलते हैं वो बैलेंस है। वैसे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए, बट अगर हमें देखकर बताना हो कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स देखोगे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स देखोगे, आप ये चेक करोगे कि जो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट है वो सेम। फाइन, तो हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जस्ट लाइक दिस इज द chemical reaction, let's check the number of atoms in the reactant. Firstly, कार्बन यहाँ पर एक है ना, प्रोडक्ट में कार्बन एक है बेटा और कहीं कार्बन नहीं है, ओके फाइन। तो कार्बन बैलेंस है, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन इज बैलेंस। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज बेटा देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो आगे नंबर है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन। ये आगे वाला नंबर जो यहाँ पर नंबर होता है उनसे मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन वी हैव एंड 2 ऑक्सीजन हियर एंड 2 1 जा 2। एक ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने बेटा 4 है। नाउ हाइड्रोजन की बात करते हैं, 4 हाइड्रोजन एंड वी हैव 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट आर सेम, सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ द सेकेंड, ओके नाउ हम बैलेंस क्यों करते हैं? सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं। ओके, तो हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दैट मास नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना मास आप रिएक्टेंट में ले रहे हो उतना ही मास आपको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, इसलिए हम नंबर ऑफ एटम इधर बैलेंस कर देते हैं। जितने एटम इधर उतना ही एटम अगर इधर हुए तो मास तो दोनों का बराबर होगा, इसलिए हम जनरली बैलेंस कर देते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय। तो आपने रिएक्टेंट में जितना मास लिया आपको प्रोडक्ट के अंदर उतना ही मास मिलना चाहिए, इसलिए हम दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को
बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, आप उठा के पूरा इसको लिख दो, आपका ये एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा कि मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए हम नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर बैलेंस करते हैं। सिंपल यही चीज़ बेटा मैंने हिंदी वालों के लिए भी लिख दिया है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना है। उसको एक बार पढ़ो, सबसे अच्छी भाषा में लिखी हुई है, बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में सेम होते हैं, तो अनबैलेंस क्या होगा बेटा, जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नहीं होता, उसको अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ चलो हमने इक्वेशंस क्या होते हैं ये पढ़ लिया, हमने बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं ये पढ़ लिया। अब ये समझते हैं कि अगर इक्वेशंस दी तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि हमें करना ही बैलेंस है, क्योंकि हम जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो अगर हम उस लॉ को फॉलो करते हैं तो हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बैलेंस करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको, आप किसी भी रिएक्शन को बड़ी आसानी से बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका, ध्यान सुनो। सबसे पहले आप बेटा मेटल्स को बैलेंस करो, फिर आप नॉन मेटल्स को बैलेंस करो। सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे, मेटल्स को, आफ्टर दैट नॉन मेटल्स को, उसके बाद ऑक्सीजन को, और आफ्टर दैट हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, फिर सुनो, पहले मेटल्स को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो एक बार और बोल देता हूँ, फिर भी अगर नहीं आया हो तो। ठीक है, पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बेटा, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, और अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अच्छा देखो, मेटल, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा मेटल और नॉन मेटल? तो जो बेटा सबसे आगे जो एलिमेंट होता है वो मेटल ही होता है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। इसका मतलब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, बट ऑक्सीजन को तो मैंने बोला थर्ड नंबर पे बैलेंस करने के लिए पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। हालांकि ऑक्सीजन गैस है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, बट हम नॉन मेटल ही पहले देखेंगे, ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे। तो पहले यहाँ मेटल है, दो मेटल यहाँ, यहाँ एक ही है, तो यहाँ पे दो है, तो यहाँ पर भी दो होना चाहिए, टू मेटल्स होना चाहिए, टू आयरन, तो यहाँ पे दो आयरन है, यहाँ पे दो आयरन। सो आयरन इज बैलेंस। ना नॉन मेटल तो है ही नहीं कोई। अब इसके बाद सीधा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बेटा। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, कैसे बैलेंस करें? अगर एक लगाए तो 2 होगा, 2 लगाए तो 4 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया बेटा तो ये तो 4 हो जाएगा, 2 2 4। हम तो ऐसे कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चलो एक काम कर, देखो बेटा, जब अगर यहाँ पे ऑड नंबर है ना 3, तो आप यहाँ 3/2 कर दो, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन टीचर्स कहते हैं कि ऐसे तो हालांकि आप लिख सकते हो, 3/2 आप लिख सकते हो, लेकिन टीचर्स कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं लिखना। अगर आपको टीचर कहे ऐसा नहीं लिखना है, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊँ। आप क्या करो, आप इसको सिंपली पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी रिएक्शन को क्या करो बेटा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सिंपली देखो, अगर आप पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 से अगर ये मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखो मैं यहीं पे, चलो 4Fe आ जाएगा, प्लस अगर आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा उस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3O2 आ जाएगा, गिव्स। अच्छा बेटा, इस 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आ जाएगा, 2Fe2O3। So this is our balanced chemical equation. This is your balance. आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक सारे एलिमेंट बैलेंस नहीं, आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ध्यान रखना है इस बात को। आप ये 2 तब देखो, हमने पहले क्या किया था, हमने आयरन को बैलेंस किया था, आयरन बैलेंस हो गया था, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बस ये नंबर टीचर्स को पसंद नहीं आता, इसलिए इस नंबर को हटाने के लिए 10th क्लास में स्पेशली, हालांकि 11th 12th में एक्सेप्टेबल है, ये कर लेते हैं, 10th में भी है, बट बहुत सारे टीचर कहते हैं नहीं ऐसा मत लिखो। तो आप 3/2 को यहाँ से हटाना चाहते हो तो अब आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब सारे एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, तब आप कर सकते हो। द केमिकल रिएक्शंस जिसको हमें बैलेंस करना सीखना है, तो चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पर भी आप सबसे पहले मेटल को देखो, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑलरेडी एक है, बैलेंस्ड है। उसके बाद जो नॉन मेटल है, जैसे क्लोरीन है, मैंने बोला मेटल है तो सब नॉन मेटल ही होगा, तो क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 1 है, तो यहाँ पर भी तो 2 क्लोरीन होना चाहिए ना। क्लोरीन बैलेंस, मैग्नीशियम बैलेंस, और कोई है इसके अलावा? नहीं है। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे, उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, बट ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 1 है, तो 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस्ड, चलो ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन में बैलेंस्ड। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए।
यहाँ पे 2 होना चाहिए, है ना बेटा 2, नहीं ना 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 ना, ऑलरेडी देखो यहाँ पे बैलेंस है ना, 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गए ना, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलो आसान हो गया। ठीक है, एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए बेटा, अगर कोई भी चीज़ बैलेंस करो, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 बेटा 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हियर एंड 2 ऑक्सीजन, ये जो बाहर वाला ये अंदर से मल्टीप्लाई होता है 2 ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन इज 2 and 2 4 हाइड्रोजन एंड देयर इज 4 hydrogen. So number of atom in the reactant and product is same. So this is the balance chemical equation. Now next देखते हैं बेटा, इसमें जो हमारे पास है वो आयरन है मेटल, तो 3 आयरन यहाँ पे, तो 3 आयरन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है बेटा, उसके बाद आयरन होने के बाद कोई दूसरा नॉन मेटल तो है नहीं, तो ऑक्सीजन का बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इज 4 हियर एंड ऑक्सीजन शुड बी 4 हियर, 4 ऑक्सीजन। नाउ हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन इज 8 हियर एंड हाइड्रोजन इज 8 हियर। क्या, the number of atom in reactant and product same, 3 iron beta 3 iron, oxygen is 4 hydrogen is 8 and hydrogen is 8. Yes, this is the balanced chemical equation. Now last देखते हैं, इस वाले को अगर रूल के हिसाब से करोगे बेटा, मेटल को पहले बैलेंस करोगे, फिर नाइट्रोजन नॉन मेटल को बैलेंस करोगे, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बताता हूँ रीज़न ऐसा क्यों, कि इसको मैंने जो अभी रूल बताया उसको फॉलो क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर एक ही एलिमेंट बेटा ऑक्सीजन सभी में है, यहाँ पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन सभी में, जब कोई भी ऐसा एक एलिमेंट है जो सभी में हो, तब आप ये रूल फॉलो नहीं कर सकते, तब आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, तब अपना दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। तो जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, सब में आ रहा है, पहले उसी को बैलेंस कर दो। जो सब में टांग अड़ा रहा है बेटा ऑक्सीजन, चारों में, रिएक्टेंट में भी, सभी प्रोडक्ट में भी, तो पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 5 ऑक्सीजन है एंड हियर 6 ऑक्सीजन है ना, 3 2 6 है ना, ये जो बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, तो 2 2 4 एंड 2 6, 2 4 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। Now talk about other element like nitrogen and Pb. So Pb is 2 here. So let's Pb is 2 here. Pb balanced. Now nitrogen is simply 2 to 4. So we have 4 nitrogen. Okay. So simply balanced है सारी चीज़ें। चेक करते हैं कि जो हमने बैलेंस किया वो सही है या नहीं। So we have 2 Pb and 2 Pb and we have a 2 to 4 nitrogen ऑक्सीजन बेटा 3 to 6 to 12, देखो 3 to 6 6 to 12, आगे वाले जरूर मल्टीप्लाई होगा, 3 to 6 6 to 12 ऑक्सीजन and here 2 ऑक्सीजन, 4 to 8 oxygen and 2 oxygen, so 10 and 12 oxygen. Oxygen is balanced. Fine, we have balanced all the element of reactant and product. So this is the balanced chemical equation. So this is the way, ठीक है, of balancing the chemical equation. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि reactions को balance कैसे करते हैं। Now इसमें टाइम बिना बर्बाद किए आगे और चीज़ें समझते हैं बेटा। So टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा, द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो और भी रिएक्शंस है वो आगे देखेंगे। ठीक है, और भी कौन कौन से रिएक्शंस जो आप आगे देखने वाले हो आपके पास। इसके अलावा बेटा आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आगे ये सारी चीज़ें लिखी है, डोंट वरी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा हमारे पास। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना। और कौन सी रिएक्शन है बेटा हमारे पास, ये शॉर्टकट में रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिखोगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन है हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन है बेटा हमारे पास, और रेडॉक्स रिएक्शन है। सो ओवरऑल जो रिएक्शन है 10 रिएक्शन है बच्चे हमारे पास, 4 हियर एंड 3 to 6 हियर, तो 6 and 4 10 रिएक्शंस हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है बिल्कुल आसान। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इज कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चलता है हमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करना है। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन वी कंबाइन 2 or more रिएक्टेंट टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों, रिएक्टेंट मतलब जो हम मिलाने वाले हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को जब कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। हमने क्या किया, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाया और एक चीज़ बना दी, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही चीज़ हिंदी में लिखी है, जिन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स बेटा मिलकर
एक उत्पाद का निर्माण करता है उसको संयोजन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया, Mg + O2 गिव्स MgO। चलो Mg और O2 की बात आ गई है तो हम बात करते हैं, इसमें NCERT में एक क्वेश्चन है कि Mg यानी मैग्नीशियम को जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है बेटा? क्योंकि मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने की वजह से मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो सही से बर्न नहीं कर पाता, और सही से बर्न नहीं कर पाता इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। चलो, आप होप आपको आंसर मिल गया होगा ऑफ कोर्स। चलो ना, सेकेंड रिएक्शन लिखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्ट करते हैं। व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड बेटा? क्विकलाइम, जो आप बाजार से लेकर चूना लेकर आते हैं ना बेटा, पत्थर वाला जो हार्ड रहता है, उस चूने को बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो रिएक्शन होती है, हीट निकलती है उसमें से। आप कभी ऑब्जर्व करना, चूना पत्थर कभी अब तो मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं होता, बट चूना पत्थर कभी कहीं से लेकर आना, उसमें पानी डाल के देखना, उस बहुत गर्म हो जाएगा, वो बहुत गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उसमें से हीट निकलती है बेटा, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी का इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग के लिए। अच्छा, एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन भी है कि एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है एक्स। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक एलिमेंट है बेटा एक्स, यहाँ पे छोटी सी जगह, चलो यहाँ पे एक पेज ही ऐड कर देते हैं यार। सवाल में क्या लिखा होगा? एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, जिसका यूज़ हम वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? वाइट वॉशिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका नाम बताओ इसका। चलो नाम बताएंगे अभी। फिर फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ये, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है जब इस X को H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक प्रोडक्ट Y बनता है और साथ में हीट भी निकलती है। तो बताओ ये X और Y है क्या? तो बेटा जो वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो अभी हमने देखा था उसका इस्तेमाल करते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम का। जब इस क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अभी हमारे पास रिएक्शन थी, क्या बनता है? Y, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है प्लस हीट निकलती है। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन लिखना है और बताना है कि X कैल्शियम ऑक्साइड है और Y कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दिस इज योर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बीच बीच में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। हालांकि मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक मैं इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर जाके देखना बेटा, अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो। दिस इज चैप्टर नोट्स, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक 1-2 दिन में डाल दूंगा, आप वापस वीडियो पर जाकर डिस्क्रिप्शन पर जाकर इसकी वीडियो ले लेना और समझना बेटा ध्यान से। अगर आप चैप्टर को ध्यान से अच्छे से करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर एक भी नंबर ना कटे, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो अब तक हमने ये देख लिया था बेटा, हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2 मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकलती है। चलो, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा है, अपोजिट है। मतलब व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? सिंपली व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक्स एंड फॉर्म्स 2 और मोर प्रोडक्ट, जिसमें एक रिएक्टेंट टूटता है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो आप एक बात समझो बेटा, कोई भी रिएक्टेंट अपने आप नहीं टूटेगा, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसको तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। तो हम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट देते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट देते हैं। हम किसी भी फॉर्म में हम एनर्जी दे सकते हैं, फाइन। तो उस एनर्जी की वजह से वो टूटती है चीज़ और डिकम्पोज होती है। तो डिकम्पोज अपने आप नहीं होता, हमें एक्सटर्नल चीज़ कोई एनर्जी देनी होती है जिसकी वजह से वो टूटती है। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड ब्रेक्स, ठीक है, डिकम्पोज का मतलब वही होता है बेटा टूटना, इन 2 और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन में 2 चीज़ों को मिलाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में एक चीज़ों को ब्रेक करते हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, फाइन, उल्टा है बिल्कुल। सो कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में देखो आयरन, ये सारे रिएक्शंस तो मैंने लिखे हैं बट आपकी एनसीईआरटी से छाट के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखे हैं जो आपको याद करने ही करने हैं भाई। रिएक्शन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, आपको याद करनी है। रिएक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, आपको समझना है और याद करना है। देखो बेटा, जब आयरन सल्फेट को हम हीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये दोनों गैसेस बनती है,
जब कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या, इस पे जो सवाल बनता है मैं आपको अभी एक चीज़ बताऊंगा, बहुत मस्त है यार, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आयरन हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो बेटा आयरन ऑक्साइड बनता है और वाटर बनती है। दीज आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम देखो ये ट्राइंगल का मतलब ना हीट होता है बेटा, जो ट्राइंगल का साइन बना है ना इसका मतलब हीट होता है। तो यहाँ मैंने हीट लिख दिया, यहाँ पे ट्राइंगल्स बना दिए, इन ट्राइंगल्स का मतलब हीट ही होता है। चलो मैं अब ना डिकम्पोजिशन के और तरीके बताने से पहले ना इस पे मेरे दिमाग में पता नहीं एक अच्छा सवाल आ गया जो आपके एग्जाम में आता है, तो बताना तो बनता है ना। चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं और समझाते हैं थोड़ा। बेटा एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, उस पर सवाल आते हैं, ठीक है, समझो एक बात। तो जब हम एक कंपाउंड है X, जब इसमें हम वाटर डालते हैं तो एक कंपाउंड Y बनता है और हीट निकलती है। हीट नहीं भी लिखा कोई बात नहीं, इसने लिख दिया इस कैल्शियम, इस कंपाउंड X का जो यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए, एक हिंट दे दिया इन्होंने, वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। चलो और जो कंपाउंड Y है, जब इसको स्लोली CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, स्लोली CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड Y बनता है, जिसका इस्तेमाल चॉक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मार्बल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी जगह पे इस वाई का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। और जब इस और ज़्यादा एक्सेस में बेटा CO2 पास कराया जाता है तो एक कंपाउंड Z बनता है। बताओ X Y, ठीक है, ये Z है क्या? अच्छा यहाँ पे ना जब Y पास कराते हैं तो यहाँ पे Z बनता है बेटा, और इसको मान लो A। चलो फाइन, इन्होंने कहा ये है एलिमेंट्स हमारे पास। भाई X का इस्तेमाल वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, वाटर से जब रिएक्ट कराते हैं तो Y बनता है, Y से जब CO2 स्लोली रिएक्ट कराते हैं तो Z बनता है, जिसका इस्तेमाल चॉक, मार्बल, सीमेंट में किया जाता है। और जब इससे CO2 एक्सेस पास कराते हैं तो एक एलिमेंट या एक कंपाउंड A बनता है। बताओ ये XYZ है क्या? तो मैं पूरी एक कंपाउंड की सीरीज लिख रहा हूँ बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। तो X क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है जो अभी हमने देखा था, और हमने रिएक्शन भी देखी थी वाटर के साथ इसकी, और हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जब इसको स्लोली CO2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है ना बेटा, तो इससे एक दूसरा एलिमेंट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट की एक रिएक्शन देखी, किसके साथ? हीट किया भाई, ये तो नहीं। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ CO2 एक्सेस में पास कराया जाता है तो बेटा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, दिस इज बाइकार्बोनेट। तो दिस इज द रिएक्शन जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना साथ में Z के साथ वाटर भी निकलता है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में आएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसको वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो आप जब पुताई करते हो ना, तो ये आप पानी मिलाने के बाद ही करते हो। जब पानी मिलाने के बाद करते हो आप देखते हो स्टार्टिंग में शाइनिंग नहीं आती, शाइनिंग 1-2 दिन के बाद आती है। तो जो हम पेंट कर देते हैं, पेंट मतलब चूने वाला पेंट जब हम कर देते हैं तो उसमें शाइनिंग नहीं आती, हमें लगता है यार पता नहीं क्या ही कर दे, लेकिन 1-2 दिन के बाद हम देखते हैं शाइनिंग आ जाती है। वो शाइनिंग कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे आसपास में जो ऑक्सीजन होता है बेटा, वो धीरे धीरे उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और जब वो रिएक्ट करता है तब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली शाइन्स ऑन द बॉल, ठीक है। तो वही चमकता है दीवार पे, और जब दीवार पे चमकता है बेटा हमें लगता है यस दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट से और ज़्यादा CO2 तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द रिएक्शन जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। पोर्शन एक्चुअली कैमरे में दिख नहीं रहा बेटा, तो मैं ये वाली जो रिएक्शन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, CaHCO3 दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो एक्सेस CO2 को डालने के बाद बनता है ना, जब हम एक्स्ट्रा CO2 ऐड करते हैं तब, दिस इज एक्सेस में जब डालते हैं, ठीक है, एक्सेस में डालते हैं। चलो दिस वाज रिएक्शन। इस रिएक्शन के बाद तो हमारा ये दोनों तो बनता ही, हमने और CO2 ऐड कराया तब ये बना, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे करते हैं बेटा।
नेक्स्ट, अच्छा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे छोड़ा है, उसको भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज थर्मल? थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट। थर्मल का क्या मतलब होता है? हीट। ठीक है, तो थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं बट हीट देकर। जैसे यहाँ पर भी हीट दिया, ये भी हीट दिया, ये भी दिया, ये तीनों के तीनों किसके एग्जांपल्स है बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है PbNO3 का, जिसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक सवाल आता है कि कंपाउंड है X है, जब उसको हम हीट देते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड Y बनता है और उसमें से एक गैस निकलती है ब्राउन कलर की। ठीक है, उस ब्राउन कलर की गैस का नाम बताओ और कंपाउंड XY बताओ। तो बेटा X हमारा लेड नाइट्रेट, जब उसको हीट करते हैं तो दूसरा कंपाउंड Y बनता है Pb, और उसमें जो गैस निकलती है वो होती है बेटा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ब्राउन फ्यूम की, मतलब ब्राउन कलर की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों ने टिक भी कर लिया हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें भी हमारा क्या होगा? कंपाउंड डिकम्पोज होगा व्हेन वी गिव्स इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था ना, वाटर डाला, उसमें से थोड़ा सॉल्ट डालता ताकि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं या थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते हैं बेटा, इसी तरीके से लिक्विड में हम इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं जो लिक्विड में करंट पास कराने में हेल्प करता है। सो या तो एसिड ऐड कर दो तो वो इलेक्ट्रोलाइट के काम करता है, या फिर सॉल्ट ऐड कर दो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, जैसे NaCl, नमक डाल देते हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसी बात करते हैं, बट एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाता है, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है ना। फोटो का मतलब होता है लाइट। सो अगर कोई भी डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से हुआ, ठीक है, हमने सनलाइट दिया, वो टूट गया, तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो टाइम पास नहीं करना, जल्दी जल्दी आगे करते हैं। तो हमने इसका एग्जाम्पल, अच्छा इस पर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा। सिल्वर क्लोराइड, एक क्वेश्चन आता है कि सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में क्यों नहीं रखते, या सिल्वर क्लोराइड को हम ब्लैक जार में क्यों रखते हैं ना, ब्लैक कंटेनर में क्यों रखते हैं? क्योंकि बेटा सिल्वर क्लोराइड अगर सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आए तो वो डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड अगर सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आए तो वो डिकम्पोज हो जाता है, उसका कलर बदल जाता है। क्वेश्चन सवाल में ये भी आता है कि अगर उसको हम ब्लैक जार में ना रखें तो उसका रंग बदल जाता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आने में उसका रंग बदल जाता है। क्यों रंग बदल जाता है बेटा? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट के कांटेक्ट में और सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। सिल्वर कैसे कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है, इसलिए उसका रंग बदल जाता है। सिंपल। दूसरा सवाल आता है AgBr को सनलाइट में रखते हैं तो Ag और Br बनता है बेटा। यहाँ पर जो AgBr की जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसका इस्तेमाल व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है ना। व्हाइट फोटोग्राफी की फिल्म में फोटोग्राफिक पेपर हैज कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड से बनता है, विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। इट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस व्हाइल सिल्वर इज ग्रे मेटल। फोटोग्राफिक पेपर किससे कोटेड होता है? बाय सिल्वर क्लोराइड, इसी से बनते हैं। ध्यान रखना, सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? व्हाइट फोटोग्राफिक में की कोटिंग में किया जाता है बेटा। क्वेश्चन में आ जाता है व्हाइट फोटोग्राफी में जो हम कोटिंग ही इस्तेमाल करते हैं, किसका यूज होता है? सिल्वर क्लोराइड का यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल सनलाइट में क्यों रखते हैं? क्योंकि सनलाइट में रखने पे डिकम्पोज हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, सिल्वर का रंग बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर रीजंस भी लिखे हुए हैं बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया, डिकम्पोजिशन के सारे पार्ट्स भी कर लिए, नाउ कॉम्बिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एक एलिमेंट आएगा दूसरे को हटाएगा। डिस्प्लेस करने का मतलब हटाना, साइड कर दो उसको। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज इन विच वन एलिमेंट, वी कैन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक ऐसा रिएक्शन बेटा जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर से लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटाएगा, धक्का मारेगा, खुद आ जाएगा और वो बाहर। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसका एग्जांपल मैंने लिखा, देखो बेटा, आयरन है, कॉपर सल्फेट है। आयरन इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो क्योंकि अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा, तो ये आयरन के पास प्रॉपर्टी है कि ये इसको धक्का मार के हटा सकता है। कॉपर साइड क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। और हमें नेचर का रूल तो पता ही है बेटा, ज़्यादा पावरफुल हमेशा कम पावरफुल वाले पे रूल करता है। ये तो नेचर का नियम है, यही केमिकल रिएक्शंस के अंदर होता है। कोई भी बेटा मोटा बंदा छोटे बंदे को या पतले बंदे को आराम से मार के भगा सकता है, लेकिन पतला बंदा आया मोड़े हटो, ऐसा नहीं होता। तो हटना नहीं है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये होता है कि एक तगड़ा बंदा वीक बंदे को मार के हटाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मार के हटाएगा या फिर ये कह लो कि डिस्प्लेस करेगा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हाई रिएक्टिव यानी खतरनाक, जिसके अंदर ताकत है ज़्यादा, वो कम रिएक्टिव को यानी कम ताकतवर बंदे को आराम से हटा देगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब हाई रिएक्टिव रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
Similarly, beta, zinc when reacts with hydrochloric acid, zinc is a high reactive element. It displaces hydrogen from this reaction and it forms zinc chloride plus hydrogen gas. Again, एक और reaction लिखी है मैंने, zinc when reacts with copper sulfate, it gives zinc sulfate plus copper. बट एक इससे एक क्वेश्चन बनता है, इस वाले रिएक्शन से ना एक क्वेश्चन बनता है, इस वाले रिएक्शन से एक क्वेश्चन तो बनता है, मैं आपको बता देता हूँ साथ में कैसा क्वेश्चन बनता है बेटा। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है आपकी एनसीईआरटी में। इसका एक्सपेरिमेंट भी है कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कि ब्लू कलर का होता है, कैसा कलर होता है इसका, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है बेटा। तो जब हम ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, जो कि ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन को डालते हैं, आयरन नेल डालते हैं, उसमें आयरन नेल है, तो इसका कलर बदल जाता है, इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये बनता है, ठीक है, ये कैसा बेटा, ग्रीन बनता है ना, लाइट ग्रीन बनता है ना, ये लाइट ग्रीन बन जाता है, राइट ग्रीन कलर आ जाता है ना। तो जनरली जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल डालते हैं तो सॉल्यूशन कलर लाइट ग्रीन हो जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है प्लस कॉपर बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये आता है कि जब हमने आयरन नेल डाला तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों बदल गया। तो आप रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज आयरन इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस द copper, iron displaces the copper from copper sulfate solution and forms iron sulfate. That's why the color of the solution changes. Understood? फिर से सुनो बेटा, ये एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है, मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप इसको कॉपी पे लिख लेते हो, हालांकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब वीडियो बनाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चंस डालूंगा, आप उसको जरूर देखना। इस चैप्टर, ये आपका चैप्टर पक्का करवाने की गारंटी मेरी है, आप इसको देखो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखो, ठीक है। तो जो कि 1-2 दिन बाद अपलोड होगी, ठीक है। तो आप जरूर जाना, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इस वीडियो को शेयर कर लेना। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, व्हेन आयरन, ठीक है, व्हेन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है बेटा, कॉपर सल्फेट, व्हेन वी ऐड आयरन to the copper sulfate solution, iron is high reactive element, it displaces the copper from copper sulfate solution and forms iron sulfate. That's why the color of the substance or color of the solution changes, because it forms iron sulfate. जो किस कलर का होता है, लाइट ग्रीन का कलर होता है, पहले ब्लू था, अब लाइट ग्रीन हो गया, कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा सवाल आता है जो कि मैंने आपको बता दिया। व्हेन सिल्वर मेटल इज डिप्ड इन द कॉपर नाइट्रेट, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब हम सिल्वर मेटल को ऐड करते हैं कॉपर नाइट्रेट में, सिल्वर बेटा Ag को जब आप ऐड करोगे किसमें बेटा, कॉपर नाइट में, CuNO3 में, तो बेटा एक बात बताओ कि रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर क्या, लेस रिएक्टिव है, क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव। और मैंने आपको अभी बताया कम ताकतवर बंदा हाई रिएक्टिव को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कम ताकत वाला आए, मोटे को धक्का मारा, हिलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होगी बेटा। तो लेस रिएक्टिव है, कभी भी हाई रिएक्टिव के साथ रिएक्ट नहीं होती, और रिएक्ट नहीं होती तो रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक है। रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस व्हेन लेस रिएक्टिव रिएक्ट विद हाई रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। सो हाई रिएक्टिव elements compound, simply we can say, in this reaction high reactive displaces the low reactive, that's why the reaction takes place। ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया। Now what is double displacement reaction? According to definition, reaction in which ions are exchanged between the two reactants. What is the mean of ions exchange? तो let I explain you। तो मैं यहाँ पर ना बेटा एक अलग पेज लेते हैं। हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। एक चीज समझो बेटा, इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर बेटा अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा टूटेगा, Ba प्लस Cl नेगेटिव, क्या Ba2 प्लस Cl, ऑफ कोर्स यू कैन से। इसको अगर आप तोड़ोगे तो Na प्लस SO4 नेगेटिव। चलो, हमें पता है कि जब रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि ये जो Ba है क्लोरीन को छोड़कर सल्फेट के साथ जा रहा है, और ये बना रहा है BaSO4, और ये सोडियम सल्फेट को छोड़कर क्लोरीन के साथ आ रहा है और बना रहा है NaCl। तो एग्जैक्टली हुआ क्या बेटा, इसका पॉजिटिव आयन, इसका पॉजिटिव आयन इसकी पॉजिटिव आयन की जगह पे चला गया, इसके पॉजिटिव आयन की जगह इस नेगेटिव आयन के पास आ गया, और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के पास आ गया। तो इन दोनों ने, जो इनका इसका पॉजिटिव था और इसका पॉजिटिव था बेटा, क्लोरीन का पॉजिटिव ये है, सल्फेट का ये, तो इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया।
आयोन्स का एक्सचेंज हुआ, देखो यहाँ पर। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स के बीच में आयोन्स का एक्सचेंज होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और यही डेफिनेशन लिखी है बेटा, रिएक्शन इन विच आयोन्स आर एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यही चीज़ मैंने वहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली बता दिया। इस रिएक्शन में बेटा एक चीज़ और है, इस रिएक्शन में एक नई चीज़ बन रही है जो कि है प्रेसिपिटेट। मतलब कोई भी कंपाउंड बनता है बेटा, कंपाउंड बनने के बाद ये तो लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में, लेकिन ये ना सॉलिड फॉर्म के पार्टिकल्स के फॉर्म में जो कि इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन में। तो अगर रिएक्शन के बाद कोई ऐसा सब्सटेंस बनता है जो सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। So what is precipitate means beta? Precipitate is simply compound which are insoluble in a कंपाउंड, जो कंपाउंड के अंदर इनसॉल्युबल होता है। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड के अंदर इनसॉल्युबल होता है उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट, जो रिएक्शन के बाद बनता है बेटा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, इसलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। व्हाई प्रेसिपिटेशन? बिकॉज इन दिस रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो मैंने ये भी बता दिया, हिंदी में इसको बोलते हैं अवक्षेप। प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं बेटा? अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था बेटा। नेक्स्ट, अच्छा ये तो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जैक्टली होती क्या है? ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर से हीट निकले। अब हीट किसी भी फॉर्म में निकल सकती है, या हीट बोलो या एनर्जी बोलो। एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में निकल सकती है, एनर्जी आपकी लाइट के फॉर्म में निकल सकती है, एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में निकल सकती है। जिस फॉर्म में भी आपकी एनर्जी निकलती है वो रिएक्शन, जिस रिएक्शन से कोई भी एनर्जी निकलती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन को बेटा हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? ठीक है, रेस्पिरेशन को हम जनरली अच्छा तो सुनो बेटा, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेटा हमारे बॉडी में डाइजेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में चेंज होता है। फाइन, अब ग्लूकोज में चेंज हो गया, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं बेटा तो हमारे बॉडी में जनरली ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है। अब ब्लड में ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? एनर्जी फॉर्म करती है। क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से एनर्जी बनी, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना समझते हैं, बट एग्जैक्टली रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के अगर हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी, हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ। ठीक है, तो बट बहुत सारे ऐसे हैं जैसे ईस्ट है, बिना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी एनर्जी बनती है उनकी बॉडी में। ठीक है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी बनती है। ठीक है, अच्छा इसकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन, हालांकि मैंने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर बहुत शॉर्ट में लिखा है, बट ये आंसर एक्जैक्टली आप लिखोगे नहीं एग्जाम में। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं उसमें दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी समझ लो कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में आ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एनर्जी फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसलिए इस रिएक्शन में क्या बोलते हैं? हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल चूने वाला भी दे रखा है बेटा कि जब हम चूना पानी को जब हम हीट करते हैं तो हीट जनरली हीट निकलती है इसमें, एक्चुअली वाटर ऐड करते ही हीट निकलती है। तो जनरली इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक ये रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल बेटा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, दिस इज ग्लूकोज है ना, दिस इज ग्लूकोज बेटा। तो जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हमारा CO2 बनता है जो बाहर छोड़ते हैं हम, H2O जो स्वेट के फॉर्म में और यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है बेटा, और एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलती है, एंडोथर्मिक में हमें एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए। मतलब रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक हम एनर्जी देंगे नहीं। ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इट कुड बी लाइट, इट कुड बी सिंपली
इलेक्ट्रिसिटी और हीट, किसी भी फॉर्म में हम एनर्जी देंगे तो उसको हमको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे में इसके अंदर लिख सकते हैं। क्योंकि डीकम्पोजिशन में हम हीट देते थे तो ब्रेक डाउन होता था, इलेक्ट्रिसिटी देते थे तो ब्रेक डाउन होता था, है ना, और हम लाइट देते थे तब भी ब्रेक डाउन होता था। तो मतलब उस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कोई ना कोई बाहर से कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसमें भी बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, सारे के सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल उठा के लिख दो, वो सारे के सारे क्या हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है बेटा। रिएक्शन विच अब्जॉर्ब्स और रिक्वायर्स एनर्जी आज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी उठा के लिख दिया, आप चाहे तो याद कर लेना, वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है ना। नेक्स्ट समझते हैं हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बेटा उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो समझो ऑक्सीडेशन होता है क्या। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन है बेटा जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन निकले। फिर सुनो, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। या फिर बोलो एडिशन ऑफ नॉन मेटल एंड रिमूवल ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दो डेफिनेशन बना सकते हो आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर एडिशन ऑफ नॉन मेटल एंड रिमूवल ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में? यहां पे चारों को मिलाकर डेफिनेशन लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ नॉन मेटल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा फिर सुनो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ नॉन मेटल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ मेटल आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है बेटा, यही चीज इसके अंदर लिखी है। समझ में आ गई बात? चलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अच्छा ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल उल्टा। ऑक्सीडेशन में हम एडिशन करा रहे थे ऑक्सीजन का, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन के अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, बिल्कुल उल्टा। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल उल्टे एक दूसरे के। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। समझ में आई? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल एक दूसरे को उल्टे। तो एक बार आप डायग्राम देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब दो वर्ड नए और है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझो, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। उससे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे लिखा रिड्यूसिंग एजेंट। तो एग्जैक्टली होता है क्या है, ये एग्जैक्टली होता है क्या बेटा, वो समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये अभी मैं समझाऊंगा आपको। उससे पहले देखो रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। रेड ऑक्स, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेड मतलब रिडक्शन। तो क्योंकि इन दोनों से मिलकर बना है इसलिए इन दोनों को मिलाकर हमने रेडॉक्स बना दिया। अब एक बात समझ में आ गई कि रेडॉक्स अगर दो वर्ड से बना है, रेड और ऑक्स यानी रिडक्शन ऑक्सीजन, तो हम रेडॉक्स रिएक्शन को ये बोल सकते हैं अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों चीज़ें होती है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों होते हैं एक साथ। उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये देखो ये रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड में से बेटा ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर बचा। तो अगर ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है बेटा, तो ऑक्सीजन निकलने को जनरली हम क्या बोलते हैं, उल्टा लिखा है मैंने यहाँ पर बेटा, ये उल्टा लिखा है, ठीक है। इसको हटाओ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है। हटाओ, काटो इसको, काटो काटो काटो, उल्टा करो, काट दो इसको। तो जनरली जब ऑक्सीजन निकलता है बेटा उसको रिडक्शन बोलते हैं। दिस इज रिडक्शन एक्चुअली, रिडक्शन। क्योंकि हमने रिडक्शन पढ़ा है ना, ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन का लॉस क्या होता है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन के आने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दिस इज ऑक्सीडेशन, उल्टा उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप समझो, हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है बेटा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, और इसमें ऑक्सीजन था निकल गया तो रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन बेटा। चलो चलो चलो, ये हमने समझ लिया। नो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जैक्टली होता है क्या है, तो कुछ कंपाउंड के पास ना ऑक्सीजन देने की कैपेबिलिटी होती है। देखो इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन किसकी वजह से आया, इस कॉपर ऑक्साइड की वजह से। अगर ये कॉपर ऑक्साइड नहीं होता बेटा, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो मतलब ऑक्सीजन दिया किसने, इसने। तो जो ऑक्सीजन देता है बेटा, जो ऑक्सीजन देता है
उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गई बेटा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड विच हैज एबिलिटी टू गिव्स ऑक्सीजन टू अदर्स। तो इसको ऑक्सीजन इसने दिया इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसने लिया वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गई बेटा? जिसके पास कैपेसिटी होती है, जिसके पास कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन देने की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो लेता है ऑक्सीजन वो रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब ये कंपाउंड है, आप वीडियो को पॉज करो, अपने आप करने की कोशिश करो, मैं भी करवाता हूं। तो चलो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताते हैं। तो इसके पास ऑक्सीजन है बेटा, इसके पास नहीं है, तो क्योंकि नहीं है, निकल गया ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्या है? रिडक्शन। एंड एडिशन ऑफ, इस कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं था, इस कार्बन पे ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं था और ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया? कई बार ये भी बोलते थे किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो बेटा यहाँ पे जिंक का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन ऑफ जिंक, रिडक्शन ऑफ जिंक, जिंक का रिडक्शन, और कार्बन का ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ बेटा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, यानी कॉपर का रिडक्शन हुआ। तो ये भी पूछ लेते किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, ये बताओ, तो आप बता दोगे ऐसे इंडिकेट करके या नीचे लिखकर बता दोगे कि रिडक्शन ऑफ जिंक एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऐसा करके लिख दोगे। तो दिस वाज योर चैप्टर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में आया कुछ समय बाद बनाऊंगा बेटा, या ये कह लो कि 1-2 दिन में अभी अपलोड हो जाएगी, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाना और देख लेना, ठीक है। एंड आई होप आप लोग समझ, और हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाए। तो अगर आपको चैनल में ये वीडियो समझ में आ रही है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो जो बच्चे 10th क्लास में आए हैं या 9th क्लास में है, जो 11th 12th में, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सारे वीडियोज़ बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार। ओके।